हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी के मुताबिक कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है अबाउट ऑल द स्टेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, प्लस क्लासरूम में जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है उसके लिए आपको अलग से रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी और जितने भी आपके डाउट हैं उनको कैटर किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी से जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लाइब्रेरी में सीट्स भी बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है, प्लस इन हाउस फैकल्टी भी है जो आपका डाउट को स्पॉट में ही सॉल्व कर देगा। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, ट्रीट एम्प्लॉयमेंट एज ए नेशनल प्रायोरिटी। तो किसी भी कंट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण साइड है या फिर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट अगर हम कहें जो मुद्दा है वो है एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। कि जितना आपका ज़्यादा जो सोसाइटी है, जो कंट्री है, उसके जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड रहेंगे उतना ही वो देश पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली डेवलप रहेगा, वाइब्रेंट रहेगा, रेजिलिएंट रहेगा और स्टेबल रहेगा। लेकिन अभी इसका ओपोजिट अगर देखें, जितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम रहेंगे या फिर आपकी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी या फिर परमानेंट और डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी, तो उसमें आपका पॉलिटिकली, सोशली जो कंट्री है इकोनॉमिकली वल्नरेबल रहेगा, इनस्टेबल रहेगा। इसमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें कि जिस भी कंट्री में अक्रॉस द ग्लोब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा रही है वहाँ पे यूथ का अनरेस्ट देखा गया है। क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होता है तो लोगों के पास जो डेवलपमेंटल जो पोटेंशियलिटी होती है इंसान के अंदर वो आगे नहीं बढ़ पाती है। लोग अपना जो जीवन है उसको चॉइस या फिर फ्रीडम के फ्रीली नहीं जी सकते हैं। जो एक आपका राइट टू चॉइस है वो हम पर होता है और इसी के वजह से आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जिम्मेदार थी अगर हिस्ट्री से देखें। दूसरा अगर हम देखें इसमें जो रिसेंट नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट था या फिर जो बांग्लादेश का प्रोटेस्ट था या फिर आपका जो श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ, तो ये सभी चीज़ें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम की वजह से ही। इसमें मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ओनली कॉज नहीं है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक चीफ कॉज है। क्योंकि जब लोग एम्प्लॉयड रहते हैं तब लोगों के पास इतना खाली समय नहीं बचता है कि वो इन सभी चीज़ों में ध्यान दे। तो उससे क्या है, नेशन स्टेबल रहता है। तो इसीलिए लोगों को अंगेज रखना वो भी आपके परमानेंट काम में, जिससे लोगों का जो कैपेसिटी है वो बढ़े, लोगों का जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो बढ़े। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़रूरी है और एक नेशन के लिए ये प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। अभी अगर इंडिया में ही हम इंडिया का एग्जांपल लें तो 1970s में जो इंस्टेबिलिटी हमने देखी थी या फिर 1975 को आपका इमरजेंसी लगाना पड़ा, उसके पीछे का बहुत सारा कॉज है। लेकिन उसमें एक मेजर कॉज ये भी है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो काफ़ी कम थी और जिसके वजह से लोग क्या है, जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी अच्छी तरीके से नहीं जी पा रहे थे। बाकी जो रीज़न है, पॉलिटिकल रीज़न हो या फिर इलेक्शन मैनिपुलेशन हो, ये सब तो था ही, लेकिन उसमें एक बड़ा कॉज अनएम्प्लॉयमेंट भी था। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है ये पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से नेशनल प्रायोरिटी बनाना है ताकि हम टाइम बाउंड तरीके से
एक मिशन मोड तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सके। तो इसीलिए इसको नेशनल प्रायोरिटी ट्रीट करना है। तो अभी ये हमारे नेशनल जो पॉलिसी है उसका प्रायोरिटी होना चाहिए अदर देन डिफरेंट अदर पॉलिसीज। अर्जेंसी ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट को इस तरीके से नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेना है जो क्या कर सके, जो डिमांड है मार्केट का। तो अभी हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो यूथ है वो आपके मार्केट में सप्लाई होते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, या फिर रेडी रहते हैं। जो वर्कफोर्स है रेडी है, काम चाहिए। तो जिस तरीके से काम चाहिए, जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए जॉब जो है उसकी स्कैसिटी देखी गई है। तो इसीलिए फोकस करना है डिमांड में और सप्लाई में। तो डिमांड जनरेट कर रहा है बाय यंग पॉपुलेशन, और सप्लाई में हमें क्या ध्यान देना है कि स्किल एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स हो जो मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सके। तो डिफरेंट इंडस्ट्री में, डिफरेंट सर्विसेज में डिफरेंट तरह के स्किल और एजुकेशन का आपका ज़रूरत होता है। तो उस हिसाब से सप्लाई साइड में हमें स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स को सप्लाई देना होगा, और जो डिमांड है उसको फुलफिल करना होगा बाय क्रिएटिंग जॉब्स। नेक्स्ट अगर देखें प्रमोटिंग लेबर इंटेंसिव सेक्टर, तो अभी जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड का सर्च है कि लगभग 65% पॉपुलेशन, 65% पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स है। इसमें तो चाइल्ड ही है आपके, लगभग 50 करोड़ चाइल्ड है हमारे देश में जो बिलो 18 एज के हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रायोरिटी जो है वो कितना ज़्यादा रहना है टू एब्जॉर्ब दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड इन आवर इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब्स इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर स्पेशली। क्योंकि अगर हम सर्विसेज सेक्टर में या फिर हाई टेक सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो उससे क्या है, चंद लोगों को ही एम्प्लॉय किया जाएगा, हाई टेक पर्सनस को। तो उससे क्या है, जो हमारा गोल है वो फुलफिल नहीं होगा। फॉर दैट मैटर वी नीड टू प्रमोट लेबर इंटेंसिव सेक्टर, स्पेशली जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको प्रमोट करना। तो ये सभी चीज़ें हमें एंश्योर करनी ज़रूरी है। जस्ट अ मिनट। तो इसीलिए जो प्रायोरिटी है वो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर में जॉब को क्रिएट करना, ताकि हम अपना जो कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको एब्जॉर्व कर सके। लाइक फुटवेयर हो, टेक्सटाइल हो, अदर जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो उनको डेवलप करना है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस में हम क्या कर सकते हैं। पहला तो एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को बनाना है। जो डिफरेंट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है उनके जो आपके सेक्रेटरीज है, उन सेक्रेटरीज का एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाना है, जिससे ये प्लान बनाया जा सके कि कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किए जा सकते हैं बाय दी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री विथ कोलैबोरेटिंग विद द प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट एक प्लान बनाना है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो क्या करेगी, लोकल चैलेंजेस को समझेगी और उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेगी। लाइक स्किल हो, एजुकेशन हो, उन सभी चीज़ों को इंश्योर करेगी ताकि वो एम्प्लॉयमेंट रेडी रहे। एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो अर्बन एरिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। 7-8% तक अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो देखा जाता है, और इंडिया में 7-8% होना मतलब करोड़ों में होना, जो कि आपको मिटिगेट, हमारे देश को मिटिगेट करना ज़रूरी है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लेना है जिस तरीके से MG एनरेगा है इन रूरल एरियाज। टारगेटेड इंटरवेंशन लेना है फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप, तो इसमें स्पेशल फोकस करना है जो आपके मार्जिनलाइज ग्रुप है, जो पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्ति है, प्लस वुमेन पॉपुलेशन को, वुमेन फोक को भी स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि 48% जो हमारी देश की पॉपुलेशन है वो वुमेन ही है। तो इसीलिए वुमेन को एम्पावर्ड किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे एक स्कूटी है, उसके एक पहिए से जैसे नहीं चल सकता है, एक पहिया आपका मेल है तो दूसरा पहिया फीमेल है, तो उस तरीके से आगे बढ़ना होगा। एनहेंसिंग वर्कर प्रोटेक्शन एंड मोबिलिटी, तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो हमारे देश में जो वर्कर्स है, अभी ऐसा नहीं है कि बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है, काफ़ी लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन एम्प्लॉयड कहाँ पे है, इनफॉर्मल इकोनॉमी में एम्प्लॉयड है, या फिर इनफॉर्मली उनको हायर किया गया है।
तो अभी इनफॉर्मल इकोनॉमी जैसे आपके डोमेस्टिक वर्कर्स हो या फिर जो आप देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन लेबरर है, तो वो आपके इनफॉर्मल वर्कर्स हैं और जिनको आपका पेपर में हायर नहीं किया जाता है, जिनको मिनिमम वेज फुलफिल नहीं किया जाता है, जिनका कोई सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशन, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह नहीं रहती है। तो इसीलिए वर्कर का प्रोटेक्शन अगर नहीं रहा तो जो काम वर्कर करेंगे उसको लेके वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, उनके मन में हमेशा ही एक इनसिक्योरिटी बना रहेगा। तो इसीलिए क्या करना है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नीड्स टू बी अनश्योर्ड फॉर द इनफॉर्मल वर्कर्स। और जो इनफॉर्मल वर्कर्स है हमारे देश में लगभग टोटल वर्कर्स के 80% है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंटरवेंशन का ज़रूरत है टू इम्प्रूव देयर वर्किंग कंडीशन। स्पेशली अगर अभी जो राइजिंग हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इन गीग इकोनॉमी, जो फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ करते हैं इन गीग इकोनॉमी लाइक स्विगी हो, ओला हो, जोमेटो हो या फिर ऑनलाइन एजुटेक प्लेटफॉर्म्स हो, तो उनमें जो वर्कर काम करते हैं ये हो गए आपके गीग वर्कर्स। तो इसीलिए हमें अभी ज़रूरत क्या है, नीड फॉर रियल टाइम डेटा। तो रियल टाइम डेटा जब हम लेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि कितने एम्प्लॉयड है, कितने फॉर्मल में है, इनफॉर्मल में है, कितने लोग कंटिन्यूसली मार्केट में आ रहे हैं, कितने जॉब की ज़रूरत है और क्या क्या इंटरवेंशंस लेना है। फॉर दैट purpose what government required is a real time data management, so that government can bring better policies to create employment opportunities, to provide social security and financial security to our workers। ओके, तो अभी हिस्टोरिकल, अभी देखिए ये मेन मुद्दा हमने देख लिया, इसमें जितना लिखा हुआ है इसका मेन मुद्दा इस पेज में कवर हो गया है। अभी सेकंड अगर हम देखें सेकेंड पेज में, तो इसमें हमने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन आपको दिखाया है कि जो एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो कॉलोनियल एरा में अगर देखें लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में, तो उस समय आपकी जो वर्कर का कंडीशन हुआ करता था काफ़ी हार्श हुआ करता था। इन फैक्ट्रीज एंड माइंस एंड प्लांटेशन ओवर टाइम करना पड़ता था और जो वेजेस है वो भी काफ़ी मिनिमल थी, लिविंग स्टैंडर्ड से भी, लिविंग वेजेस से भी काफ़ी कम थी। तो इसीलिए बाद में फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया, फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट इन 1881। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और ये जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था इसके तहत जो चाइल्ड लेबर है या फिर जो वर्किंग आवर है उसको रेगुलेट करने का कोशिश किया गया। फिर ट्रेड यूनियन एक्ट आया इन 1926। तो इसके तहत जो वर्कर है उनको ऑर्गेनाइज होने की जो राइट है वो दी गई, जिससे वर्कर ऑर्गेनाइज होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और उसी के और इसके लिए ध्यान रखिएगा NM लोखंडे जी, जिस तरीके से हम नेशनल मूवमेंट में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी इनका नाम पढ़ते हैं, उसी तरीके से वर्कर राइट्स के लिए NM लोखंडे जी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अगर देखें 1947 से 1991 तक, तो 1991 तक ही क्यों, क्योंकि 1991 में लिबरलाइजेशन एरा आ गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले ली थी जिसके वजह से पूरा इकोनॉमिक जो सिनेरियो है वो तो चेंज हो गया था। तो अभी 1947 से 1991 के बीच में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट हो गया 1950 में, और ये इंश्योर करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या इंश्योर करता है, अंडर आर्टिकल 39, 41 एंड 43 ये डायरेक्शन देता है स्टेट को कि स्टेट को ऐसे पॉलिसी बनानी है जो क्या करेगा, लिविंग वेज को इंश्योर करेगा, वर्क अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए अवेलेबल रहेगा, सभी वर्कर का वेलफेयर को इंश्योर किया जाएगा। और इसी अभी ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है, ये खुद से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स होते हैं। तो इसको इन्फोर्स करने के लिए ये स्टेट को डायरेक्टिव्स है, और स्टेट क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको इन्फोर्स करने के लिए लॉ बनाएगी। तो उसके लिए लॉ बना था फैक्ट्रीज एक्ट to regulate working condition, minimum wages act to set wage floors, industrial dispute act बना 1947 में to govern डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बना जिससे जो एम्प्लॉय है उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा, मतलब ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दी जाएगी। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बना 1961, ये एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन है। तो जो वुमेन आपकी एक्सपेक्टिंग है या फिर मदरहुड को अचीव कर रही है या फिर कंसीव कर रही है, उनके लिए प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि आपके जो 6 मंथ तक मैटरनिटी लीव मिलना
विथ पे, तो इन ऐसे प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। और फिर आपके बेबी होने के बाद 26 वीक का इसमें पेड लीव दिया जाता है। उससे पहले तो लीव मिलेगा ही, उसके बाद भी लीव मिलेगा। तो इससे हम देख सकते हैं जो वुमेन है उनकी डिग्निटी को इसमें इंश्योर किया गया है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उन उसको सेफ्टी दी गई है, उनका वेलफेयर को इंश्योर किया गया है, ताकि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें ग्रोथ रहे और जो एम्प्लॉयर है वो उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके। और इसी के साथ और एक प्लान देख सकते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। तो ये ओवरऑल रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए लिया गया था, लेकिन इसके फेलियर होने की वजह से ही 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आया और 1959 में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का जो पहला पहल है वो किया गया। लिबरलाइजेशन एरा 1991 से देखें तो इसमें मैंने पहला पहल किया, मतलब 1959 से पहले पंचायत था, लेकिन 1959 में उसको और ऑर्गेनाइज किया गया। और 1992 में तो आप सभी को पता ही है 73rd अमेंडमेंट आया, जिसके तहत 3 टायर पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और स्टेट ने अपने लेजिस्लेचर में अपने असेंबली में लेजिस्लेशन लाके नए लॉ बनाए ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, जैसे आसाम पंचायती राज एक्ट ऑफ 1994, और जिसको बनाया गया है अकॉर्डिंगली 73rd अमेंडमेंट एक्ट। फिर लिबरलाइजेशन एरा में अगर देखें 1991 के बाद तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुली, लेकिन इसमें क्या हुआ, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी पीछे रह गया, मतलब बाईपास होकर सर्विसेज सेक्टर में पहुंच गया। तो इसीलिए क्या है, सर्विसेज सेक्टर में अभी आप जीडीपी का ग्रोथ, जीडीपी का 55% कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर करता है, 30% एम्प्लॉयमेंट देता है, जबकि इंडस्ट्री उतना नहीं कर पाता है। इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 30% है जीडीपी का, और एम्प्लॉयमेंट अबाउट 25% है। तो इसके बाद 1991 के बाद जो ये पुरानी लॉ थी ना, इनको चेंज किया गया, जैसे कोड ऑन वेज बनाया गया, और 29 लॉ थी डिफरेंट, इनको इन 4 कोड में सम अप कर दिया गया। कोड ऑन वेजेस, यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस को मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को लाया गया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजार्ड एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये 4 कोड में 29 लॉ को समेट दिया गया। तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, जो आपके इन्वेस्टर्स है, बिजनेसमैन है, उनको सहूलियत रहेंगी क्या, इन जो लॉ है इनको कंप्लाई करने में, और गवर्नमेंट को भी सहूलियत रहेगा इनको सुपरवाइज करने में। ओके, ताकि ये स्टेप हम ले सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तभी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। नेक्स्ट, अगर चैलेंजेस अगर देखें, क्या क्या चैलेंजेस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, तो पहला डेटा हम ये देख सकते हैं कि लगभग 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन 2025, और उसमें 15% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है 15%, मतलब 4.2% के अंदर 15% यूथ अनएम्प्लॉयड है। स्ट्रक्चरल मिसमैच एक देखा गया है। स्ट्रक्चरल मिसमैच में क्या है, स्किल गैप है हमारे देश में, कि ओनली 5% को ही क्या है, फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिलती है, 95% ही अनस्किल्ड है, जबकि चाइना जैसे देशों में ये नंबर जो है 25 to 50% के अंदर है। डेवलप्ड नेशंस लाइक यूरोपियन नेशंस में तो 50% से भी ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स है जिनको स्किल का ट्रेनिंग मिलता है। तो इसीलिए एक हमारे देश में इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच देखा जाता है। तो स्किल वर्कफोर्स नहीं होने से क्या है, जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उससे जॉब क्रिएशन नहीं हो पाता है। इनफॉर्मलाइजेशन एंड गीग वल्नरेबिलिटी, तो 77% जो मैंने 80 बताया था, लेकिन एकदम टू बी प्रिसाइज 77% वर्कफोर्स जो है इनफॉर्मल सेगमेंट में है। और इसमें गीग इकोनॉमी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 1 करोड़ से भी ज़्यादा वर्कर गीग इकोनॉमी में काम करते हैं, जो नंबर 2030 तक लगभग आपका 2 से 3 करोड़ होने वाला है। तो इनका सिक्योरिटी इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। जेंडर एंड इंक्लूजन गैप देख सकते हैं कि फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो सिर्फ 25% है, और इनका जो पे गैप है वो 1/3 मिलता है आपके मेल की तुलना में, 1/3 या कभी 2/3 हम देख सकते हैं। मतलब एक गैप हमेशा रह जाता है, पे में इक्वल पे नहीं मिल पाता है। फिर साइक्लिकल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स तो रहते ही है, जैसे कोविड-19 का प्रेशर हो या फिर रशिया यूक्रेन का वार का कोई रिलेटेड प्रेशर हो, ये सब रहता ही है। फिर डेटा एंड पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन, तो डेटा में और पॉलिसी में भी काफ़ी फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट कोड्स वेरी करती है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, वन नेशन वन लेबर कोड होना चाहिए।
चलिए देखते हैं आगे। बाकी जो टर्म्स है उनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से देखें तो ये प्रैग्मेटिज्म है, इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, कि आपका एक देश में जॉब चाहिए ही। अगर जॉब नहीं हुआ तो सोसाइटी अनस्टेबल, पॉलिटी अनस्टेबल रहेगी ही रहेगी, जैसे जनजी प्रोटेस्ट हमने देखा। तो ये इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म है, इसको कोई एस्केप नहीं कर सकता है, इसको कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता है। अगर करता है तो इसका परिणाम भी देखा जाता है इन सोसाइटी, पॉलिटी एंड इन इकोनॉमी। नेक्स्ट, फिलोसॉफिकल बेस से देखें तो इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करना, सोशल जस्टिस को इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। और जो सोसाइटी के पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, उनका एजुकेशन स्किल को डेवलप करना ताकि उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। ये अमित्य सेन जी का आपका अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच है, और अमित्य सेन जी का वेलफेयर अप्रोच, और इन्हीं के साथ हम जॉन रॉल्स को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोशली अगर देखें तो इससे जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली लिंक टू सोशल स्टेटस, मोबिलिटी, पॉवर्टी रिडक्शन होगी। पॉलिटिकली देखें तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। लीगली अगर देखें तो डिफरेंट जो कोड्स है उनको स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है, जब ताकि हम जॉब क्रिएट कर सके। एथिकली देखें तो हम किसी सिटीजन को पीछे नहीं रख सकते हैं। इसमें हम गांधी जी का वेलफेयर फॉर ऑल जो कंसेप्ट है, सर्वोदया, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो जब हमारे देश में स्किल वर्कफोर्स होगी तो क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, और ज़्यादा हम FDI रिसीव करेंगे, जो कि अभी सिर्फ $80 बिलियन तक ही है। इकोनॉमी में अगर देखें तो देश का GDP जो है वो ग्रो करेगा। तो ये सभी जो बेनिफिट है इससे देखे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो इसमें जो लिंकेजेस है, क्या किताब आप पढ़ सकते हैं घर में अगर पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें समझाने लायक कोई कुछ नहीं है, बस आपको कौन से किताब, कौन सा चैप्टर पढ़ना है जिससे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बाकी सिलेबस के कौन से पार्ट से लिंक है, हर पार्ट से ही हर टॉपिक लिंक होता है, वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, तभी आप बेटर आंसर लिख पाएंगे। ओके, अगर आप सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से इसको, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सोसाइटी मिस कर देंगे आप। ओके, इकोनॉमी मिस कर, पॉलिटी, गवर्नेंस मिस कर देंगे आप, क्योंकि बेटर गवर्नेंस होगा, गवर्नमेंट बेटर सोशल जस्टिस पॉलिसी लेगी, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एथिकली देखें तो इंक्लूसिव ग्रोथ को हमें इंश्योर करना होगा, उस तरीके से हम देख सकते हैं। वे फॉरवर्ड हमें लास्ट में लिखना होता है, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मुलेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा। फिर स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि ये हाई पावर्ड इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बनाना है ताकि वो बेटर पॉलिसी बना के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। फोकस करना है जॉब रीच ग्रोथ को, ताकि हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर को आगे बढ़ा के और जॉब क्रिएट कर सके। इन्वेस्ट करना है इन ह्यूमन कैपिटल, ताकि ह्यूमन की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके बाय इनहेंसिंग देयर स्किल एंड एजुकेशन। बिल्ड करना है डेटा ड्रिवन पॉलिसी इकोसिस्टम, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है वो डेटा के हिसाब से बनाना चाहिए कि कौन से सेक्टर में कितने एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म एक पॉलिसी ले लिया, वन साइज फिट ऑल अप्रोच यहाँ पे नहीं चलेगा। सो व्हाट गवर्नमेंट नीड इज डेटा ड्रिवन पॉलिसी इकोसिस्टम। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है, व्हाई इज ADR क्रूशियल फॉर इंडियाज कोर्ट। तो ADR क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो अभी ध्यान रखिएगा, हमारा देश है, देश के अंदर पॉपुलेशन है, तो ये जो पॉपुलेशन है ये डिफरेंट समय पे किसी ना किसी झमेले में पड़ती रहती है, झगड़ा करती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है। तो उसके वजह से क्या है, जस्टिस के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। कोई भी केस हो, चाहे सिविल हो या फिर क्रिमिनल केस हो, तो उसमें कोर्ट जाना पड़ता है। तो अभी हमारे देश में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 150 करोड़ की आबादी है, और हमारे देश में जो जुडिशरी है, एक सुप्रीम कोर्ट है विथ 34 जजेस, देन 25 या 26 के आसपास हाई कोर्ट होंगे, और सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब डिविजनल कोर्ट है। तो इन सभी कोर्ट में क्या है, ये कोर्ट का काम हो गया या फिर जुडिशरी का काम हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो जस्टिस प्रिंसिपल है, जो प्रियम्बल में मेंशन है, जो राइट टू इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, जो आर्टिकल 14 में मेंशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड को देना है।
स्पेशली किसको, जो मार्जिनलाइज वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है या फिर जो पोर पॉपुलेशन है उनके लिए। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो कोर्ट है उनमें लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा केस जो है वो पेंडिंग है। तो अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा केस पेंडिंग है तो इसमें क्या है, इनको ट्रायल करना, इनकी सुनवाई होना और जस्टिस आने में काफ़ी समय लगेगा अगर रोबस्ट तरीके से भी काम किया जाए। तो इसके लिए क्या है, कोई अल्टरनेटिव हम ढूंढ सकते हैं ताकि जो पेंडेंसी है उसको कम कर सके। क्यों, अगर पेंडेंसी रही मतलब जस्टिस में डिले हो रहा है, तो जस्टिस अगर डिले हो रहा है तो जस्टिस डिनाई हो रहा है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें टाइम बाउंड तरीके से जो केस है उनकी सुनवाई करनी है और उनको रेजोल्यूशन करना है। तो क्या उसके लिए हमारे देश में क्या एडीआर मैकेनिज्म है, मतलब कोर्ट के अलावा भी कोर्ट जैसे क्या मैकेनिज्म है, उसी को कहा जाता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। और उसके तहत आता है लोक अदालत, देन आपका आता है ग्राम न्यायालय एक्ट जो है, उसके तहत गांव में कोर्ट बनाया जा सकता है, ग्राम न्यायालय जो मोबाइल कोर्ट रहेगा, या फिर गांव के हर गांव के कस्बे में कोर्ट रहेगा। जो कोर्ट क्या करेगा, लोगों की जो पेटी केसेस है, किसी का बकरी चोरी हो गया, किसी ने किसी का पैसा उधार लिया था वापस नहीं किया, तो उस तरीके के जो पेटी केसेस है उनको मेडिएट करके सॉल्व करेगा जो ग्राम न्यायालय है। फिर आपका जो लोक अदालत है, तो लोक अदालत को क्या है, 3-4 लेवल पे फॉर्म किया जा सकता है। नेशनल लेवल पे अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे नेशनल आपका नालसा बनाया जा सकता है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे देखें तो सालसा बनाया जा सकता है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो डालसा बनाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो नालसा, सालसा एंड डालसा, ये तीनों क्या करेंगे, जो पेटी केसेस है, जो आपके कंपाउंडेबल इन नेचर है, जिनको माफ़ किया जा सकता है, उनको मेडिएट करके सॉल्व किया जा सकता है, वैसे केसेस को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो जस्टिस है वो एक्सपेडाइट हो जाएंगी, जो एक्सेसिबिलिटी है वो एक्सपेडाइट हो जाएगी, और जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी एक्सपेडाइट हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काफ़ी ज़रूरी है टू एंश्योर जस्टिस। तो बाकी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। मैं ये जैसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत नालसा, सालसा और डालसा को बनाया जाता है। ओके, फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 के तहत आपका कंसिलिएशन, मेडिएशन ये करवाया जाता है। कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कराया जा सकता है, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट होता है इसमें। और फिर आर्टिकल 39A जो ऑलरेडी बताया, फ्री एंड लीगल एड स्पेशली टू मार्जिनलाइज और पोर सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। जो केस पेंडिंग है वो मैंने ऑलरेडी बताया है। सबसे ज़्यादा केस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और सबसे कम केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 81,000 के लगभग पेंडिंग है, और हाई कोर्ट में पेंडिंग है 62.9 लाख। तो अभी इसमें अगर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन अगर थोड़ा बहुत देखें तो एंशियन और मेडिएवल समय में क्या हुआ करता था, विलेज कोर्ट हुआ करता था, जिसके बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मेंशन है। देन कॉलोनियल एरा में देखें तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, उसके बाद जो आपका सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट है उसका डेवलपमेंट होने लगा। जो कोर्ट सिस्टम आज हम देखते हैं वो 1773 से डेवलपमेंट हो रहा है उसका। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अगर देखें तो आर्टिकल 39A को लाया गया 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट, ताकि जो हमारे देश में पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, गरीब है, उनको जस्टिस का एक्सेस दिलवाया जा सके। क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, हमारे देश में सब बराबर है, तो इसीलिए अमीरों को जिस तरीके से एक्सेस मिल जाता है बाय यूजिंग देयर मनी पावर, तो उसी तरीके से क्या करना है, गरीबों के लिए भी गवर्नमेंट को सोचना है। और उसी के लिए सोचा भी गया है, नालसा आपका फॉर्म किया गया अंडर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। पहला लोक अदालत 1982 में बनाया गया था। ओके, फिर मॉडर्न रिफॉर्म्स में अगर देखें तो आपके आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट लाया गया, जिसके तहत कोर्ट के बाहर ही चीज़ों को सेटल किया जा सकता है बाय नॉट इंडल्जिंग इन लॉन्ग लीगल बैटल और लिटिगेशन। ओके, चैलेंज और रिलेटेड इश्यूज में देखें तो अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस बहुत कम है। अल्टरनेटिव जो आपका मेथड है उसमें 20% लोग खाली अवेयर है इसके बारे में। एनफोर्समेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उतना नहीं है। स्किल पर्सनल की कमी है, तो स्किल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, ताकि जो स्किल पर्सन है वो आपके कोर्ट में
चीज़ों को सॉल्व कर सके या फिर लोक अदालत में चीज़ों को सॉल्व कर सके। प्रोसीजर में डिले होता है तो इसको कम करना है। तो अभी लगभग 6 महीने से लेके 1 साल लग जाते हैं, तो इसको क्या करना है, 1 महीने से 3 महीने के अंदर पेटी केसेस को, छोटा केसेस को सॉल्व करना है। सोशियो इकोनॉमिक एक बैरियर रहता है। तो अभी हमारे एडीआर जो है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये लाया गया है मार्जिनलाइज के लिए, फिर भी मार्जिनलाइज इससे एक्सक्लूडेड है। तो इसीलिए अवेयरनेस को जनरेट करना ज़रूरी है। बाकी एक जुडिशियल रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम देखा जाता है कि जो केसेस आपकी सॉल्व हो जाती है वो क्या है, फिर से उसको अपील किया जा सकता है। तो कोई एक पार्टी अगर अपील कर देती है तो उससे क्या होता है, जो केस है फिर लंबा खींच जाता है, इसका जो एडीआर का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। ओके, बाकी लॉजिकल फिलोसॉफिकल बेसिस अगर देखें तो पार्टिसिपेटरी जस्टिस होना चाहिए, सभी को एक्सेस टू जस्टिस मिलना चाहिए, और एक रिसोर्टिव जस्टिस होना चाहिए। रिस्टोरेटिव जस्टिस, नॉट रिजोर्टिव, रिस्टोरेटिव, कि रिस्टोर करना है जस्टिस को सभी के लिए। ओके, बाकी इसका डायमेंशन हम देख सकते हैं। तो एनहेंस टू जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस बढ़ेगा, ये एनहेंस करेगा। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो पॉलिटिकली आर्टिकल 39A, आर्टिकल 14 को फुलफिल करेगा। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो बाकी ये चीज़ें आप समझ सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। वे फॉरवर्ड में हमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करनी है, कैपेसिटी बिल्ड करना है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लाने हैं ताकि और टाइम बाउंड तरीके से इसको सॉल्व किया जा सके। अवेयरनेस लाना है लोगों के बीच में ताकि उनको इंक्लूड किया जा सके। टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना है ताकि एआई के ज़रिए हम केस को क्या कर सके और बेटर हियरिंग कर सके और बेटर जजमेंट दे सके और टाइम बाउंड जजमेंट दे सके। फिर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है, तो उसके लिए आपके नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है। तो ये आपका एडीआर के लिए भी नेशनल जुडिशियल जो डेटा ग्रिड है उसको और हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।